In this video, hello students. In this video, I am going to start class 11th physics chapter first, which is physical world and measurement. So this is the introduction part of physical world and measurement. So first of all, I am going to discuss what is physics. Since we are going to study physics, so you should be aware that what is the meaning of physics, and in physics what we are going to study. So as you see, physics is a branch of science in which we study about the nature and the natural phenomenon. मीन्स फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं. नेचर की मतलब प्रकृति की स्टडी करते हैं. ओके. एंड नेचुरल फेनोमिना, और जो भी हमारे फेनोमिना किस में होते हैं, नेचर में होते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं. सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फेनोमिना. अभी आपको डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है. देखिए, नेचर का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी फेनोमिना होते हैं, वो हम किसके अंडर में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स के अंडर में पढ़ते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में. इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट लाइट. लाइट की स्टडी कैसे, आपने अपने 10th क्लास में एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो वहां पे आपने देखा था कैसे लाइट ट्रेवल करती है, और जब लाइट किसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है, उसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और वहां से आपने मिरर्स पढ़े थे, कैसे किस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है. आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था. रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना. और इसी तरीके से हमारे पास और भी फेनोमिना होते हैं, जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास. ये सारे फेनोमिना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आप 12th क्लास में जाके स्टडी करोगे. सो फिजिक्स में आप लाइट के बारे में स्टडी करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में. इसी तरीके से आप थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. तो ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो. स्पेस के बारे में आप जानते हो, स्पेस में कैसे हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उनका प्रपल्शन कैसे होता है, कैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है, एरोप्लेन, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जो जेट फ्लाइट्स होती हैं, कैसे ट्रैवल करती है, कैसे चलती हैं. तो ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, फिजिक्स के अंडर में पढ़ते हो. हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आईटी सेक्टर में कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई. तो ये सारी चीज़ें जो होती है साइंस में जो हम पढ़ते हैं, वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं. हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब हमारे जो प्लैनेट्स हो गए, हमारा सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. इनकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं. एटम्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी. सो ऑल दी स्टडीज आर कवर्ड इन फिजिक्स. जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गए. अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, और ये सारे जो करंट के बारे में स्टडी करते हैं, एसी करंट, डीसी करंट. हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो पढ़ते हैं, मैग्नेटिक के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो हमारी स्टडी होती है किसके अंडर में होती है, फिजिक्स के अंडर में होती है. तो फिजिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम नेचर की स्टडी करते हैं. नेचर में क्या क्या फेनोमिना होते हैं, कैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, सन का कलर रेड क्यों होता है, स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, और मिराग क्या होता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. कौन से लॉज होते हैं जो हमारे नेचर को चला रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हमारे नेचर में काम कर रहे हैं. जैसे आप देखते होंगे कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, तो कौन सा फोर्स काम करता है वहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये जितने भी फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में ऑपरेटेड है, जो काम करते हैं, सारे हम किसके अंडर में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंडर में. तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से नियम लग रहे हैं, कौन से लॉज हमारी प्रकृति को चला रहे हैं, और उन सब फोर्सेस की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं. ओके. उसके बाद देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं. सो फंडामेंटल फोर्सेस मतलब चार फंडामेंटल फोर्सेस हमारे होते हैं. वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये सब इनकी सब कैटेगरी होती है.
तो अगर हम बोलें तो हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे नेचर में 4 फोर्स काम करते हैं। कौन से 4 फोर्स होते हैं? सबसे पहला जो फोर्स है, देखिए इन 4 फोर्सेस में एक दो फोर्स के नाम तो आपने पहले सुन रखे होंगे। यू आर अवेयर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनके नाम आपने पहले सुन रखे होंगे। और एक दो ऐसे फोर्स हैं जिनके बारे में अभी तक आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आप 11th 12th में जैसे जैसे आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे तो ये सारी टर्म्स आप अवेयर हो जाओगे और ये सब क्लियर हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं। सो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पहला फंडामेंटल फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हो, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। और इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हर उसके बीच में लगता है, हर उस ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिसके पास मास होता है। आपने सुना होगा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स, और हमेशा ये फोर्स अट्रैक्शन वाला ही होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ये कभी भी रिपेल नहीं करेगा, धक्का नहीं मारेगा। सो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब आप देखते हो कि आपने दो पेंसिल अपने हाथ में लिए और आप बोलोगे इन दोनों पेंसिल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। जी बिल्कुल लग रहा है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि पेंसिल का जो साइज होता है, जो मास होता है, वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे हेवनली बॉडीज होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है। तो इसीलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे आप देखते हो कि अगर हम अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जैसे आपने देखा है, अगर मैं एक बॉल को अपने हाथ में उठा के छोड़ दूं तो बॉल क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी, अर्थ में टकराएगी सरफेस पे। वो क्यों टकराती है? क्योंकि जो अर्थ होती है वो क्या करती है, उस बॉल पे, जैसे मान के चलिए हमारी अर्थ हो गई, यहाँ से मैंने एक बॉल को गिराया तो ये बॉल क्या करेगी? अर्थ पे जाके स्ट्राइक करेगी। क्योंकि जो ये अर्थ है, अर्थ ने क्या काम करा? बॉल को ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ आके स्ट्राइक कर गई। सो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ टू द बॉल। सो बॉल पे जो फोर्स लगा है वो किसकी वजह से लगा है? अर्थ की वजह से। और क्योंकि अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ये बॉल है ये अर्थ की तरफ जाके खींच रही है। और ये जो बॉल है ये अर्थ को नहीं खींच पा रही है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बॉल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है और बॉल का जो मास है वो बहुत ही कम है। तो वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगा सकती यहाँ पे अर्थ पे। सो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ दिया था, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है F इक्वल टू जी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of second object, एंड डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होंगे उतना कम फोर्स लगेगा, और जितने पास ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्सल फोर्स होता है। यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्स में हर जगह काम करता है, हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फोर्स। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। सो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, सेकेंड फोर्स जो हमारा होता है डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। जो फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रखा हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? इस जगह पे रिपेल करेंगे। सो ये जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो आप जो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हो, आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हो, दो चुंबक के बीच में जो फोर्स लगता है, ये सारे फोर्स हम किसके अंडर में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर में। और जिस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूटन ने अपने लॉ से दिया हुआ है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी कुलम नाम के साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक लॉ दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड कुलम्स लॉ। वो क्या बोलता है यहाँ पे? जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, सो F इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये सेम ग्रेविटेशन फोर्स की तरह है। ग्रेविटेशन फोर्स में यहाँ दो मासेस आ जाते हैं और कुलम्स लॉ में यहाँ दो चार्जेस आ जाते हैं।
देखिए ये बेसिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल में कुछ नहीं बताया जा रहा है। इट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस के ऊपर पूरे चैप्टर्स आएंगे, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, सो यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, बस आपको अवेयर होना है इन टर्म से कि भाई फोर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। सो और एक चीज और है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दो चार्ज पार्टिकल के जो बीच का फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आप देख सकते हो ग्रेविटेशन फोर्स अगर 1 है तो ये वाला फोर्स उसका 10⁻38 टाइम्स है। 10⁻38 बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो थर्ड फोर्स होता है, थर्ड फंडामेंटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये टर्म इस टर्म से आप अवेयर नहीं होंगे, ये आपने नई टर्म सुनी होगी, ये फोर्स आपने अभी सुना होगा। तो नाम से पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो फोर्स, देखिए आपको पता है जो एटम होता है, एटम, ये हमारा एटम हो गया, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो फोर्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है न्यूक्लियस के ऊपर, वहां पे आप डिटेल्ड एनालिसिस पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को, न्यूक्लियर फोर्स को। ओके, सो स्ट्रॉन्ग, देखो नाम से पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इतना तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को जो जकड़ के रखता है, जो बैठा के, जो पकड़ के रख रखा है जिस फोर्स ने, जिनको बाइंड करके रख रखा है, वो फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स ओनली न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट होता है, तो इसीलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इनफाइनाइट रेंज होती है, वो बहुत दूर तक ऑपरेट करता है। जैसे सन होता है, सन हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है, किसी दूसरे प्लानट पे लगा सकता है, या पूरी गैलेक्सी में हम ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है, तो उसकी रेंज बहुत दूर तक होती है, मतलब इनफाइनाइट रेंज होती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब न्यूक्लियर जो फोर्स है वो खाली न्यूक्लियस के अंदर ऑपरेट करेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ओनली न्यूक्लियस के अंदर इसका इन्फ्लुएंस होगा, न्यूक्लियस के बाहर इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन ये फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी फोर्स की वजह से प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चार पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे चार पॉजिटिव एक साथ बैठे हुए हैं, और ये रिपेल करने के बावजूद ये एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन, देखिए न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, और आपको पता है प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन उस रिपल्शन के बावजूद यहाँ पे एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो उस रिपल्शन को रोक रहा है, मतलब रोकना इन द इफेक्ट, उससे भी ज्यादा ताकतवर एक फोर्स काम कर रहा है जो इनको दूर नहीं होने दे रहा है, इन प्रोटॉन को यहाँ पे बाइंड करके रख रखा है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए नाम से पता लग रहा है ये वीक होता है, और ये फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। आपने सुना होगा जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होते हैं, जिनके बेसिस पे हमारे एटम बॉम्ब काम करते हैं ना। ये दो प्रोसेस होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे में, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें छोटा एटम, छोटे न्यूक्लियस जुड़ जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होते हैं, इनकी वजह से हमारा जो एटम बॉम्ब होता है ये काम करता है। आपने सुना होगा जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 पे जो बॉम्ब गिराया गया था, एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जिसे बोल सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, ये सारे न्यूक्लियस के अंदर से जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनकी एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो ये सारा आप आगे पढ़ेंगे। तो एक फोर्स और होता है जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और इट अपीयर्स इन सम न्यूक्लियर प्रोसेसेस लाइक बीटा डीके। तो ये जो फोर्स है ये कुछ प्रोसेसेस में अपीयर होता है, हमें मिलता है, जैसे बीटा डीके होती है। अभी आपको बीटा डीके समझ नहीं आएगी। जो हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं। जैसे मान के चलिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, तो जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो इसमें से क्या होता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा पार्टिकल निकलते हैं।
तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से एमिट होते हैं, इनकी किसकी वजह से होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी भी आप डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर्स में 12th क्लास में। सो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। और नीचे वाली टेबल में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये 4 फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है और इनकी रेंज कितनी है। तो सबसे पहले हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ लेके चलता हूँ 1, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻15। और ये 10⁻⁻15 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का जो साइज होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 10⁻⁻15 बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि एटम खुद ही बहुत छोटा पार्टिकल मतलब होता है। ओके, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो न्यूक्लियस एटम के अंदर है तो वो एटम से भी छोटा होगा। तो हमारा एटम का जो साइज होता है एटम का साइज होता है 10⁻⁻10। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15। तो न्यूक्लियस क्या हुआ? एटम से भी 10⁵ टाइम्स छोटा हो गया। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसकी रेंज इतनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 100 टाइम्स वीक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स ये 10⁻13 टाइम्स कम होता है किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और ग्रेविटेशन फोर्स ये सबसे वीक फोर्स होता है, और ये 10⁻⁻39 मतलब 10⁻39 टाइम्स कम होता है किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन उससे कम वीक, देन सबसे कमजोर ग्रेविटेशन फोर्स। इनकी रेंज आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये इनफाइनाइट रेंज होती है, 2 पार्टिकल्स या कितनी दूर रख लो उनके बीच में काम करेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी न्यूक्लियस के अंदर काम करता है तो बहुत शॉर्ट रेंज है। और ग्रेविटेशन फोर्स ये प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज पे काम करता है तो ये भी इनफाइनाइट रेंज का होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। सो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे डाउट अपना पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।